हेलो एंड वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं साइंस के टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो कि आपकी DFCCL के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पूरा वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक ध्यान से देखना। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, ताकि बहुत सारे जब भी नई वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे प्रीवियस वीडियो देखना है तो प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, फिर प्रीवियस वीडियोज़ में जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये साइंस की 4th नंबर की क्लास है, तो ध्यान से देखना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज के क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट की शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की। देखिए फ्रेंड्स, ये पार्ट नंबर 4 है। ठीक है, 4थी नंबर की क्लास है। यहाँ पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे पूछा गया आपसे, द बेसिस ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या था, बेस क्या था फ्रेंड्स। यहाँ पे ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया यहाँ पे, है ना। तो देखिए, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसका बेस क्या है फ्रेंड्स। यहाँ पे एटॉमिक नंबर। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है ये, है ना। जो शुरुआत में जो आवर्त सारणी बनाई गई थी मेंडलीफ के द्वारा, ठीक है, तो उसका बेस क्या था, एटॉमिक मास। ठीक है, ये भी आपको याद रखना, जो मेंडलीफ के द्वारा जो पीरियोडिक टेबल बनाई गई थी, ठीक है, उसका बेस क्या था, एटॉमिक मास था। ये भी आपको ध्यान में रखना है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, फर्स्ट ऑप्शन एटॉमिक नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हैवीएस्ट मेटल। निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सी है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया यहाँ पे। तो सबसे हैवीएस्ट मेटल इनमें से कौन सा है, इन 4 ऑप्शनों में से। जो 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं ना, इनकी बात कर रहे हैं। ठीक है, ओनली 4 ऑप्शंस की बात कर रहे हैं, है ना। तो इनमें से सबसे हैवीएस्ट मेटल कौन सी है, सिल्वर है, गोल्ड है, मरकरी है, फिर प्लेटिनम है। तो आंसर क्या होगा फ्रेंड्स यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी, प्लेटिनम। ठीक है, तो सबसे भारी धातु इन 4 ऑप्शनों में से कौन सी है, प्लेटिनम है। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें आपसे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लाइटेस्ट मेटल। निम्नलिखित में से सबसे हल्की धातु कौन सी है, इन 4 ऑप्शनों में से सबसे हल्की धातु कौन सी है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया यहाँ पे। तो धातु की बात कर रहे हैं फ्रेंड्स यहाँ पे ना। तो देखिए, सबसे हल्की धातु इनमें से 4 ऑप्शनों में से कौन से, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, प्लेटिनम या फिर लिथियम। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी, लिथियम। लिथियम क्या है यहाँ पे, सबसे हल्की धातु है। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लाइटेस्ट एलिमेंट। अब अभी तक हम बात कर रहे थे किसकी, मेटल की, अब हम बात कर रहे हैं एलिमेंट की। लाइटेस्ट मेटल, सबसे हल्का तत्व, निम्न में से सबसे हल्का तत्व कौन सा है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। हाइड्रोजन है, हीलियम है, मरकरी है, फिर प्लेटिनम है। तो हाइड्रोजन तत्व की अगर हम बात करें फ्रेंड्स यहाँ पे, तो आंसर क्या होगा यहाँ पे, हाइड्रोजन। ठीक है, सबसे हल्का तत्व कौन सा है यहाँ पे, हाइड्रोजन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और जो ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला, ब्रह्मांड की बात कर रहे हैं, है ना, किसकी, स्पेस की। ठीक है, तो अंतरिक्ष की बात करें तो अंतरिक्ष में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला तत्व भी कौन सा है, हाइड्रोजन है। इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा, इसको रट्टा मार लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, पूछा जाता है इसको कि स्पेस में सबसे ज़्यादा कौन सा पाया जाता है, कौन सा तत्व पाया जाता है। तो क्या आंसर होगा यहाँ पे, हाइड्रोजन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व का सबसे मौलिक गुण है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी है एलिमेंट का, तत्व का फंडामेंटल प्रॉपर्टी कौन सा है इनमें से सबसे महत्वपूर्ण। तो क्या आंसर होगा फ्रेंड्स यहाँ पे, एटॉमिक वेट, मॉलिक्यूलर वेट, एटॉमिक नंबर या फिर एटॉमिक डेंसिटी। तो जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है किसी एलिमेंट की, तो वो क्या चीज़ होती है, एटॉमिक नंबर होती है। उसका जो परमाणु क्रमांक होता है वही उसकी मौलिक गुण होता है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। रट्टा मान लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। द मेन ओर ऑफ द मरकरी इज। पारे का मुख्य अयस्क क्या है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया यहाँ पे ना। तो पारे का मुख्य अयस्क क्या है यहाँ पे फ्रेंड्स, सिनेबार है। फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। पारे का जो मुख्य अयस्क होता है, और होता है, द मेन ओर ऑफ द मरकरी इज नॉन एज सिनेबार। ठीक है, तो सिनेबार यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पे फ्रेंड्स, पायराइट किसका और है, किसका अयस्क है, तो पायराइट किसका अयस्क है यहाँ पे, आयरन का। ये भी आपको याद रखना है। बॉक्साइट की बात की जाए तो किसका है,
एल्यूमिनियम का है, ठीक है। तो एल्यूमिनियम यहाँ पे बॉक्साइट का ओर हो जाएगा। बॉक्साइट किसका ओर है? एल्यूमिनियम का है। मतलब बॉक्साइट से कौन सी चीज़ निकाली जाती है? तो एल्यूमिनियम निकाली जाती है। पायराइट से आयरन निकाला जाता है। सिनेबार से मरकरी धातु निकाली जाती है, ठीक है। यहाँ पे आपसे अगर पूछा जाए यहाँ पे कि जो पायरोल्यूसाइट है, ठीक है, तो ये किसका ओर है, ये अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पे तो ये किसका ओर है पायरोल्यूसाइट? तो फ्रेंड्स ये मैग्नीज का है, ठीक है। किसका है? मैग्नीज। तो इम्पोर्टेंट है, याद रखना मैग्नीज का है ये। और मैग्नीज का फॉर्मूला क्या होता है? Mn, ठीक है, Mn होता है। मैग्नीज को Mn से दर्शाया जाता है, एल्यूमिनियम को Al से, आयरन को Fe से, ठीक है। ये सभी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ पे सभी के समझ में आ गया फ्रेंड्स यहाँ पे। और मरकरी को Hg से दर्शाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका सिनेबार। सभी चीज़ें ध्यान में रखनी है, जो भी चीज़ें मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। द एलिमेंट रेडियम वाज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, जो रेडियम तत्व है वो निकाला जाता है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, लाइम स्टोन, पिंच ब्लेड, रेटाइल या फिर हेमेटाइट। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी, पिंच ब्लेड से निकाला जाता है। और ये किसने खोज की थी? ये रेडियम तत्व और जो पोलोनियम, इसके साथ में एक और तत्व था पोलोनियम, ठीक है। पोलोनियम और रेडियम तत्व दोनों को खोजा गया था। किसके द्वारा खोजा गया था? तो ये खोजा गया था फ्रेंड्स यहाँ पे मैडम क्यूरी के द्वारा, ठीक है। मैडम क्यूरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, मैडम क्यूरी, उनके द्वारा ये दोनों तत्वों की खोज की गई थी। और किसके थ्रू की गई थी? ये रेडियो एक्टिविटी थी उसके थ्रू, है ना, ये निकाले गए थे। तो रेडियो एक्टिव एक एलिमेंट था, उससे ये दोनों चीज़ें निकाली गई थी, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा आपका पिंच ब्लेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए यहाँ पे। एल्यूमिनियम मेटल इज एक्सट्रैक्टेड मेनली फ्रॉम इट्स, और जो एल्यूमिनियम धातु है मुख्य रूप से इसके किस अयस्क से निकाली जाती है? तो आपको अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, एल्यूमिनियम धातु किससे निकाली जाती है फ्रेंड्स? यहाँ पे बॉक्साइट से, ठीक है। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बॉक्साइट से ये एल्यूमिनियम धातु को निकाला जाता है। अगर मैग्नेटाइट्स की बात की जाए तो मैग्नेटाइट से कौन सी धातु निकाली जाती है? ठीक है, तो मैग्नेटाइट से निकाला जाता है यहाँ पे आयरन, लोहा, ठीक है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है मैग्नेटाइट का? Fe3O4, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। डोलोमाइट की बात की जाए तो डोलोमाइट से कौन सी चीज़ निकाली जाती है? डोलोमाइट से निकाली जाती है मैग्नीशियम। पहले मैग्नीज की बात की थी, अब बात करें मैग्नीशियम की, ठीक है, मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम डोलोमाइट से निकाला जाता है, ठीक है। डोलोमाइट और किसका है? मैग्नीशियम का है, ठीक है। तो मैग्नीशियम को डिनोट किया जाता है Mg से, ये भी आपको याद रखना है। मैग्नीशियम को Mg से और मैग्नीज को Mn से, ना। और जो लाइम पिगमेंट है ये तो अलग चीज़ हो जाती है, ठीक है। तो लाइम क्या है? चूना पत्थर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। आंसर हो जाएगा इसका बॉक्साइट, ठीक है। तो एल्यूमिनियम किससे निकाला जाता है? बॉक्साइट से निकाला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। द गैसियस मिक्सचर ऑफ द कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रोजन इज कॉल्ड, मतलब कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड मतलब कि CO प्लस N2 को मिलाकर कौन सा मिक्सचर बनता है? तो बनता है ये फ्रेंड्स यहाँ पे प्रोड्यूसर गैस। क्या बनता है? प्रोड्यूसर गैस बनती है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। CO प्लस N2 को दोनों को मिलाया जाता है तब बनती है आपका यहाँ पे प्रोड्यूसर गैस। तो C ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। CO, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन को दोनों को गैस को मिश्रण किया जाता है तो प्रोड्यूसर गैस बनती है। इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा, एग्जाम में बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है। इसका फॉर्मूला डायरेक्टली पूछा जाता है किस प्रकार से होती है। CO प्लस N2 दोनों को मिलाकर क्या बनता है? प्रोड्यूसर गैस, ठीक है, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 10, द मेन कंपोनेंट ऑफ द नेचुरल गैस इज, जो नेचुरल गैस है उसका मेन कंपोनेंट कौन सा है? प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक कौन सा है? तो आप सभी को पता होना चाहिए प्राकृतिक गैस जो नेचुरल गैस है उसका मुख्य घटक क्या होता है? क्या होता है फ्रेंड्स यहाँ पे? नेचुरल गैस का मीथेन होता है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा मीथेन, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। ये क्वेश्चन पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 11,
इन एलपीजी मेन कंपोनेंट इज, एलपीजी जो गैस होती है उसके अंदर मुख्य घटक कौन सा होता है, तो मुख्य घटक कौन सा होता है एलपीजी के अंदर, आप सभी को पता होना चाहिए, शायद इसका सभी को आंसर पता होगा। तो ब्यूटेन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। ब्यूटेन का अगर आपसे फॉर्मूला पूछा जाए फ्रेंड्स यहाँ पे ना, तो ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या होता है, C4H10 होता है, ठीक है। और ये क्या होती है, गैस होती है जो कि रूम टेम्परेचर और जो एटमॉस्फेयर के प्रेशर होता है उसके ऊपर ये गैसीय फॉर्म में होता है, ठीक है। किस पे, एट रूम टेम्परेचर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, ठीक है। ये किस फॉर्म में होता है, गैसीय फॉर्म में होता है ब्यूटेन, ठीक है। तो आपको ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन, सभी का फॉर्मूला आपको सभी को पता होगा। मीथेन का क्या होता है, CH4 होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, CO2 होता है। सल्फर डाइऑक्साइड का क्या होता है, SO2 होता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूले भी आपको याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पे आंसर क्या होगा इसका, सी ऑप्शन हो जाएगा आंसर, है ना, ब्यूटेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। निम्न में से किसका उसमें मान अधिकतम है, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द मैक्सिमम कैलोरीफिक वैल्यू। जो मैक्सिमम कैलोरीफिक वैल्यू होती है उसमें मान क्या होता है फ्रेंड्स, जैसे कोई भी फ्यूल है वो पूरी तरह बर्न हो, ठीक है, पूरी तरह जले और मैक्सिमम हीट प्रदान करे। फ्यूल है जो मैक्सिमम हीट प्रदान करे, मैक्सिमम एनर्जी प्रदान करे, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू होगी, ठीक है, वो मैक्सिमम होगी हमेशा, है ना। जो पूरी तरह जले, कंबस्टन उसका पूरी तरह पूर्णतया हो, ठीक है, तो वो फ्यूल क्या होगा, उसकी जो वो फ्यूल है उसकी मैक्सिमम कैलोरीफिक वैल्यू होगी, ठीक है। तो कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है, उसमें मान क्या होता है कि जो फ्यूल होता है, जो कितनी प्योर फ्यूल है वो, है ना, सबसे ज़्यादा अगर वो एनर्जी दे रहा है, हीट एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, तो वो उसका उतना ही ज़्यादा उसमें मान होगा। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, हाइड्रोजन, चारकोल, नेचुरल गैस, गैसोलाइन। तो किसका मैक्सिमम कैलोरीफिक वैल्यू है, तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि किसका आंसर, इसका आंसर कौन सा होगा। तो आंसर यहाँ पे होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे हाइड्रोजन, क्योंकि इसका कैलोरीफिक वैल्यू होता है वो कितना होता है, यहाँ पे लगभग 55,000 के आसपास इसमें होता है 1 किलोग्राम में। कैलोरीफिक वैल्यू को किस में कैलकुलेट किया जाता है फ्रेंड्स, यहाँ पे कैलोरीफिक वैल्यू को, तो आपको ये चीज़ें भी याद रखनी, कैलोरीफिक वैल्यू को यहाँ पे कैलकुलेट किया जाता है किलो जूल पर किलोग्राम, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, किलो जूल पर किलोग्राम, ये इसका क्या होता है, SI यूनिट होती है कैलोरीफिक के वैल्यू की, उसमें मान के SI यूनिट क्या होती है, kg पर किलोग्राम, ठीक है। या आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे, सबसे ज़्यादा किसकी होती है, यहाँ पे हाइड्रोजन की होगी, है ना, और सबसे कम किस में होगी, इसमें चारकोल में होगी। ये भी आपको ध्यान में रखना है, इन 4 ऑप्शनों में से सबसे कम चारकोल में होगी, सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन की होगी, ठीक है। और जो नेचुरल गैस है उसकी गैसोलाइन से ज़्यादा होगी, ठीक है। गैसोलाइन सबसे कम फर्स्ट, मतलब कि फर्स्ट नंबर पे तो कौन सा आएगा, हाइड्रोजन आएगा। दूसरे नंबर पर आएगा आपका नेचुरल गैस आएगा। तीसरे नंबर पर आपका आएगा गैसोलीन आएगा, ठीक है। चौथे नंबर पर आपका आएगा चारकोल, ठीक है। तो इस प्रकार से ये उसमें मान यहाँ पे होगा। तो फर्स्ट नंबर पे सबसे ज़्यादा उसमें मान किसका होगा, हाइड्रोजन का। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड प्रोड्यूस मिनिमम एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। निम्न में से कौन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है। तो न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण कौन सा उत्पन्न करता है, 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, तो आपको पता होगा। यहाँ पे देखिए, डीजल, कोल, कैरोसिन, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण करता है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। इनमें सबसे ज़्यादा पर्यावरण प्रदूषण कौन करेगा, कोल, ठीक है। कोयला सबसे ज़्यादा मैक्सिमम पर्यावरण प्रदूषण कौन करेगा, कोयला करेगा। और मिनिमम कौन सा करेगा, हाइड्रोजन करेगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी। द परसेंटेज अमाउंट ऑफ कार्बन इन द वेरियस टाइप्स ऑफ कोल इज डिफरेंट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इट्स परसेंटेज वुड बी द मोस्ट। विभिन्न प्रकार के कोयलों में कार्बन की प्रतिशत मात्रा भिन्न होती है, निम्नलिखित में से किसमें इसका प्रतिशत सबसे अधिक होगा। तो इसमें कार्बन की मात्रा है वो जो सबसे ज़्यादा कौन से है, ये सभी क्या है, कोयले के टाइप है। पिट, इग्नाइट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रेसाइट, ये सभी कोयले के टाइप्स हैं। उनमें सबसे ज़्यादा कोयले की प्रतिशत मात्रा किस में है। तो आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, पिट से स्टार्ट करते हैं। पिट में आपका प्रतिशत, जो आपका कार्बन का जो कार्बन परसेंटेज होता है, ठीक है, कार्बन प्रतिशत होता है, ठीक है, वो कितना होता है यहाँ पे, इसमें होता है
40% कार्बन होता है, ठीक है, 40% इसमें कार्बन होता है। लिग्नाइट की अगर हम बात करें फ्रेंड्स यहाँ पे तो इसमें 60% कार्बन होता है, ठीक है, 40% कार्बन होता है। बिटुमिनस की अगर हम बात करें फ्रेंड्स यहाँ पे तो इसमें 80% इसमें कार्बन होता है। अगर हम एंथ्रेसाइट की बात करें तो इसमें 80 to 95% तक इसमें कार्बन होता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। किस में होगा? सबसे ज़्यादा एंथ्रेसाइट में होगा, ठीक है। तो एंथ्रेसाइट में सबसे ज़्यादा कार्बन होगा, इसमें कितना होगा? 80 to 95% इसमें कार्बन होगा, ठीक है। इसमें कितना होता है? 40%, इसमें होता है आपका 60% और इसमें होता है 80% कार्बन होता है। तो आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे बेस्ट क्वालिटी का कार्बन कौन सा होगा इसमें? कोयला कौन सा होगा? एंथ्रेसाइट, ठीक है। लेकिन आपको एक और चीज़ बताता हूँ, भारत में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला कोयला इनमें से कौन सा है? यहाँ पे बिटुमिनस है, ठीक है। तो सी ऑप्शन है ये भारत में। इंडिया में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला एक कोयला है इंडिया के अंदर, ठीक है। इंडिया में सबसे ज़्यादा कौन सा पाया जाता है? बिटुमिनस। जो एंथ्रेसाइट है इंडिया में कहाँ पाया जाता है? ये जम्मू कश्मीर का पाया जाता है, J&K में पाया जाता है, ठीक है। जम्मू कश्मीर ओनली एक ही स्टेट है जिसके अंदर ये पाया जाता है, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। और जो इंडिया में सबसे ज़्यादा, पूरे भारत में सबसे ज़्यादा बिटुमिनस पाया जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो यहाँ पे क्वालिटी सबसे ज़्यादा किसकी अच्छी है? एंथ्रेसाइट की, उससे कम बिटुमिनस की है। लेकिन बिटुमिनस को सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है, क्यों? क्योंकि इसका जो हीट एनर्जी है इसकी सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये हीट एनर्जी इसकी सबसे ज़्यादा होती है। चलिए नेक्स्ट, ये आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? एंथ्रेसाइट है ना, 14 में एंथ्रेसाइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज द ब्राउन कोल? निम्नलिखित में से किसे भूरा कोयला कहा जाता है? तो भूरा कोयला, ब्राउन कोयल किसका कहा जाता है? पिट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रेसाइट। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? लिग्नाइट को। लिग्नाइट को यहाँ पे ब्राउन कोल भी कहा जाता है, ठीक है। तो ब्राउन कोल कहा जाता है इसको, ठीक है। तो और इसका कार्बन प्रतिशत कितना होता है? 60% होता है इसमें कार्बन परसेंटेज। और ये भी भारत में बहुत तायत मात्रा में पाया जाता है। और हाँ, आपको एक चीज़ बता देता हूँ फ्रेंड, जो पिट कोयला होता है ना, पिट यहाँ पे जो इनिशियल स्टेज होती है कोयले की, जब कोयले का खनन किया जाता है ना, तब इनिशियल स्टेज में जो कोयला मिलता है वो पिट क्वांटिटी का होता है। पीट जो कोयला होता है ये निकाला जाता है, धरती से निकाला जाने वाला कोयला पीट कोयला होता है। फिर इसको प्योरीफाई करके यहाँ पे लिग्नाइट में कन्वर्ट किया जाता है, लिग्नाइट से बिटुमिनस से एंथ्रेसाइट में इसको कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे एंथ्रेसाइट में आके इसकी क्वांटिटी बहुत ही कम हो जाती है, ठीक है। छानते छानते बहुत कम हो जाता है ये, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे लिग्नाइट को भूरा कोयला भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए आपको बता रहा हूँ ये, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। द एंटी नॉकिंग प्रॉपर्टी ऑफ एनी फ्यूल एग्जिबिट्स, किसी भी ईंधन का एंटी नॉकिंग गुण दर्शाता है। एंटी नॉकिंग प्रॉपर्टी क्या कहलाती, क्या होती है किसी भी ईंधन की? तो वो क्या होती है? जो एंटी नॉकिंग प्रॉपर्टी होती है वो किससे दर्शाई जाती है फ्रेंड्स? यहाँ पे ऑक्टेन नंबर से दर्शाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑक्टेन नंबर से दर्शाई जाती है किसी भी जो फ्यूल है उसकी जो एंटी नॉकिंग प्रॉपर्टी होती है वो ऑक्टेन नंबर के द्वारा दर्शाई जाती है। ये आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार क्वेश्चन है, इसको रट्टा मार लेना है ना। और अगर मैक नंबर से क्या चीज़ दर्शाई जाती है? वायुयान जो एरोप्लेन होती है उनकी जो स्पीड होती है, ठीक है, उसको किससे दर्शाया जाता है? मैक नंबर से, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 में आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। ऑन व्हाट बेसिस द मैनलिफ पीरियोडिक टेबल इज क्लासिफाइड? मैनलिफ आवर्त सारणी को किस आधार पर वर्गीकृत किया गया है? जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था, मैनलिफ ने जो आवर्त सारणी बनाई थी वो किस पर आधारित थी? वो ये क्वेश्चन आपसे मैंने पहले पूछा था ना। तो क्या होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे मैनलिफ ने जो आवर्त सारणी दी थी वो किस पर बेस्ड थी? वो एटॉमिक मास पर थी, परमाणु द्रव्यमान पर आधारित थी। और जो वर्तमान जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, ठीक है, वो किस पे बेस्ड है? वो एटॉमिक नंबर पर बेस्ड है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है ना फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। हु प्रोपाउंडेड द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ? आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया था? आधुनिक जो आवर्त नियम था, ठीक है, आवर्त सारणी का, ठीक है, तो उसका प्रतिपादन किसने किया था? तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे, तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? मोजले ने किया था, ठीक है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मैनलिफ ने प्रथम जो आवर्त सारणी दी थी वो मैनलिफ ने दी थी, इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना ना। और जो सेकंड बार जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, ठीक है, तो उसको किसने बनाया था? मोजले ने बनाया था। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द स्मोक इज द एग्जाम्पल ऑफ, धुआं किसका उदाहरण है? ये धुआं किसका उदाहरण होता है फ्रेंड्स? यहाँ पे सॉलिड के अंदर, द सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन गैस। तो सॉलिड के अंदर गैस का जो मिश्रण होता है उससे बनता है धुआं।
बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा बार है ना, रट्टा मान लेना इसको। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे तो स्मोक है ना, धुआं, जो किसका एग्जाम्पल है, सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड, सॉलिड का गैस के अंदर मिश्रण है ये। ठीक है, गैस में ठोस का विलयन है ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। देखिए, द एयर इज़ द एग्जाम्पल ऑफ, वायु किसका उदाहरण है, तो वायु इसका उदाहरण है। किसका उदाहरण है, वायु क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पे गैस के अंदर गैस का मिश्रण है ये। ठीक है, तो द सॉल्यूशन ऑफ गैस इन द गैस। ठीक है, तो गैस के अंदर गैस का मिश्रण होता है वायु। ठीक है, एयर इज द एग्जाम्पल ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ गैस इन द गैस, तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, द एलॉयज आर, एलॉयज हैं, एलॉयज क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पे द सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन द सॉलिड इज कॉल्ड एलॉयज। ठीक है, तो सॉलिड के अंदर सॉलिड का जो मिश्रण होता है वो क्या कहलाता है, एलॉय कहलाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट याद रखना। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। द मिल्क इज द एग्जाम्पल ऑफ, दूध किसका उदाहरण है, सॉल्यूशन का, कोलाइडल सॉल्यूशन का, इमल्सन का, या फिर एयर सॉल्यूशन का। तो आप सभी को पता होगा ये किसका उदाहरण है, इमल्सन का। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दूध किसका उदाहरण है, इमल्सन का उदाहरण है। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 23 देखिए, द सब्सटेंस विच मेक्स द ब्लू लिटमस पेपर रेड इज कॉल्ड, तो वह पदार्थ जो नीले लिटमस पत्र को लाल बना देता है, तो वो कहलाता है, तो वो कहलाता है क्या, तो वो एसिड कहलाता है। ठीक है, तो एसिड क्या है, यहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार एग्जाम में पूछा गया है। एसएससी हो, रेलवे हो, ठीक है, डीएफसी शैल हो, सभी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये 5 स्टार क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको रट्टा मारना है इसको। वह पदार्थ जो नीले लिटमस पत्र को लाल बनाता है, तो वो कौन सा है, एसिड है। एसिड क्या है, नीले लिटमस पत्र को लाल बना देता है। ठीक है, तो BRA आपको देखिए यहाँ पे इसको याद रखने का है, ब्लू रेड एसिड, एसिड बना देता है, ब्लू को रेड बनाता है एसिड। ठीक है, इस प्रकार से आपको याद रखना है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देखिए उसी का नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, द सब्सटेंस विच मेक्स द रेड लिटमस पेपर ब्लू इज, वह पदार्थ जो लाल लिटमस पत्र को, पहले नीले लिटमस को लाल में कन्वर्ट किया गया था, अब है लाल लिटमस पत्र को नीला बनाता है, तो वो क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है बेस, एल्केलाइन। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। इसके अंदर देखिए RBB आपको एक याद रखना है, दो चीज़ें आपको याद रखनी है, एक तो BRA, ठीक है, तो वो तो एसिड होगा, और ये क्या होगा, बेस होगा। रेड को ब्लू में कन्वर्ट करेगा तो बेस बनेगा, और ब्लू को रेड में कन्वर्ट करेगा तो एसिड बनेगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो क्षारीय और अम्लीय दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है ना, तो आंसर हो जाएगा इसका बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हम क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। व्हेन द वाटर वेपर इज poured on the red heated coke, then the mixture of the carbon monoxide and the hydrogen gas is obtained, which is, जब जल वाष्प को लाल गर्म कोक पर डाला जाता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का मिश्रण प्राप्त होता है, जो है किसको, जब जल वाष्प को लाल गर्म कोक पर डाला जाता है, इसमें क्या हो रहा है फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए जल वाष्प का मतलब क्या हुआ, H2O वेपर है ना, वेपर है ना, तो इसको क्या किया जा रहा है फ्रेंड्स, यहाँ पे इसको लाल गर्म कोक पर डाला जा रहा है ना, तो फिर क्या बन रहा है यहाँ पे CO प्लस H2, या यहाँ पे देखिए ध्यान से फ्रेंड्स, यहाँ पे H2O वेपर को CO प्लस H2 में ये निकल रहा है। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन में बन रहा है, तो बोल रहा है कि इस मिश्रण को क्या कहेंगे, जो ये बनता है ना, तो वो किससे बनता है, ये किससे बनता है फ्रेंड्स, यहाँ पे वाटर गैस बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। जब जल वाष्प को लाल गर्म कोक पर डाला जाता है तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का मिश्रण प्राप्त होता है, जो क्या कहलाता है, वाटर गैस कहलाता है। क्या कहलाता है फ्रेंड्स, यहाँ पे वाटर गैस है ना, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है, CO प्लस H2 जब बनता है, H2O वेपर से CO प्लस H2 बनता है, ठीक है, तब वाटर गैस कहलाता है,
और जब आपको मैंने बताया था CO प्लस N2 मिलकर बनता है, तब कौन सी गैस बनी थी? प्रोड्यूसर गैस बनी थी, है ना। ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी, प्रोड्यूसर गैस और वाटर गैस, है ना। CO प्लस N2 हो गया तो प्रोड्यूसर गैस, और जब CO प्लस H2 हो गया तब वाटर गैस, ठीक है। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, गैलेना इज द ओर ऑफ द मेटल, गैलेना किस धातु का अयस्क है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ना। तो गैलेना किस धातु का अयस्क है? तो आप सभी को पता होगा गैलेना किसका है अयस्क है? लेड का अयस्क है ना। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, लेड का। तो देखिए यहाँ पे गैलेना का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? PbS होता है, ठीक है। जो गैलेना है उसका फॉर्मूला क्या होता है? PbS होता है, ठीक है। लेड सल्फाइड होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? लेड सल्फाइड। इससे क्या बनता है? लेड बनता है, इससे लेड प्राप्त होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पे सिल्वर किससे प्राप्त किया जाता है, तो सिल्वर प्राप्त किया जाता है अर्जेंटाइट से, ठीक है। अर्जेंटाइट का फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड्स? यहाँ पे Ag2S होता है, ठीक है। तो अर्जेंटाइट होता है, अर्जेंटाइट से क्या प्राप्त किया जाता है? सिल्वर प्राप्त किया जाता है। Ag सिल्वर किससे डिनोट किया जाता है? Ag से। Ag क्या होता है? सिल्वर होता है, ठीक है। सिल्वर को प्राप्त किया जाता है Ag2S से, जो कि अर्जेंटाइट होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27, इसमें आपसे पूछा गया है मोनोजाइट इज द ओर ऑफ, मोनोजाइट किसका अयस्क है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तो ठीक है। तो मोनोजाइट किसका अयस्क है फ्रेंड्स? यहाँ पे मोनोजाइट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखना फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए मोनोजाइट थोरियम का अयस्क है ना। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोनोजाइट किसका अयस्क है? थोरियम का अयस्क है ना। और फ्रेंड्स जो मोनोजाइट है, ठीक है, तो वो कहाँ पे पाया जाता है? तो ये केरल में पाया जाता है, केरल में। बहुतायत किस में पाया जाता है? केरल में पाया जाता है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, किस में पाया जाता है? केरल में। और जो मोनोजाइट है, ठीक है, तो ये इसके अंदर क्या होता है फ्रेंड्स? थोरियम की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 28, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ वाशिंग सोडा इज, वाशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया यहाँ पे। तो रासायनिक सूत्र क्या होता है वाशिंग सोडा? वाशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है फ्रेंड्स यहाँ पे Na2CO3.10H2 हो ना। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या होता है? Na2CO3.10H2, इस प्रकार से लिखा जाता है ना। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे वाशिंग सोडा का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? Na2CO3.10H2। इंपॉर्टेंट है, इसलिए याद रखना फ्रेंड्स। यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 29, इन द ओशियन वाटर विच ऑफ द फॉलोइंग साल्ट हैज़ इट्स मैक्सिमम कॉन्ट्रीब्यूशन इन द सैलिनिटी, समुद्र जल की लवणता बढ़ाने में निम्नलिखित में से किस लवण का सर्वाधिक योगदान है? तो कौन से लवण का सर्वाधिक योगदान होता है समुद्र की लवणता बढ़ाने के अंदर? जो ओशियन होता है, ठीक है, उसका जो वाटर होता है उसकी सैलिनिटी को इंक्रीज करने में या फिर मैक्सिमम करने में किसका आता है सबसे ज़्यादा? तो सोडियम क्लोराइड का है, NaCl का, ठीक है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। NaCl का हाथ है इसमें, ठीक है। तो क्या आंसर हो जाएगा आपका? डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, इसमें आपसे पूछा गया था केमिकल यूटिलाइज्ड एंड एम्प्लॉयड एज ए फिक्सर इन द फोटोग्राफी इज, फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में प्रयुक्त और नियोजित रसायन कौन सा है? केमिकल कौन सा यूज किया जाता है फोटोग्राफी के अंदर? तो यहाँ पे देखिए आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? यहाँ पे सोडियम थायोसल्फेट, ठीक है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। सोडियम थायोसल्फेट का यूज किया जाता है फोटोग्राफी के अंदर, है ना। जो सोडियम थायोसल्फेट है, अगर उसका फॉर्मूला अगर आपसे पूछा जाए तो क्या होगा फ्रेंड्स? यहाँ पे सोडियम थायोसल्फेट का Na2H2O3, ठीक है। इसको बोला जाता है सोडियम थायोसल्फेट, ठीक है। और इसका यूज किया जाता है फोटोग्राफी में। बहुत ही ज़्यादा बार क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पे क्वेश्चन नंबर 31, द एक्सट्रीमली सॉफ्ट मिनरल टाक, जिसको हम बोलते हैं टाक या टेल्कम पाउडर, ठीक है। तो सॉफ्ट स्टोन इज मेनली, अत्यंत नरम खनिज टॉक साबुन पत्थर मुख्य रूप से है, उसको कौन सा है इनमें से? जो साबुन पत्थर है वो कौन सा है इनमें से? चार ऑप्शन आपके सामने दे रखे, मैग्नीज सिलिकेट, सोडियम फॉस्फेट या फिर मैग्नीशियम सिलिकेट। तो यहाँ पे क्या आंसर होगा फ्रेंड्स? यहाँ पे मैग्नीशियम सिलिकेट होता है, ठीक है। तो जो एक्सट्रीमली सॉफ्ट मिनरल होता है
जिसको हम साबुन के रूप में यूज करते हैं वो कौन सा होता है, मैग्नीज सिलिकेट होता है। अगर मैग्नीज सिलिकेट का अगर आपसे फॉर्मूला पूछा जाए तो क्या होगा फ्रेंड्स यहाँ पे, Mg3Si4O10.OH का होल ट्वाइस, ये होता है इसका फॉर्मूला मैग्नीशियम सिलिकेट का। ठीक है, जो मैग्नीज सिलिकेट है उसका फॉर्मूला क्या होता है, Mg3Si4O10 ठीक है, इंपॉर्टेंट इसलिए इसको याद रखना। तो ये साबुन के अंदर यूज़ किया जाता है, साबुन बनाने की वाली फैक्ट्री के अंदर यूज़ किया जाता है मैग्नीज सिलिकेट को, है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द प्लास्टर ऑफ पेरिस इज, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है, बहुत ज़्यादा बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे 2COSO4.H2 या फिर CaSO4.12H2, इसको दोनों तरीके से लिखा जा सकता है यहाँ पे, ना। अगर 2 आगे लगा दिया तो 2CaSO4.H2 हो जाएगा यहाँ पे। अगर मतलब कि यहाँ पे 1/2H2 करेंगे ना, तब CaSO4 से यहाँ पे 2 हट जाएगा। ठीक है, तो CaSO4.12H2 यहाँ पे हो जाएगा इससे। ठीक है, तो आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का बहुत ज़्यादा बार फॉर्मूला पूछा जाता है। ठीक है, तो दोनों में से एक किसी को भी एक को याद रख लेना, याद हो जाएगा आपको, ना। मैक्सिमम टाइम आपको जो सेकंड वाला है इसको याद रखना है, CaSO4.12H2, है ना। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपके यहाँ पे खत्म हो जाते हैं। आई होप फ्रेंड्स आज की वीडियो आप सभी को पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि बहुत जब भी नया वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर एंड गुड ब्लेस यू ऑल, बाय।